अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ाया, तो मैंने कहा जाके एनसीईआरटी में पढ़ना। कितने लोगों ने पढ़ा? वेरी गुड, बेहतरीन। तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था जो आपका डाउट होना चाहिए था, इथेनॉलिक अमोनिया, है ना? इथेनॉलिक अमोनिया। सर एक बात बताओ, इथेनॉलिक क्यों लिखा उसमें? सर वो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आप बोल रहे हैं इंटीग्रेशन कैसा है? SN2 है। अगर SN2 है तो बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और टेस्ट संडे को आ रहा है, बहुत प्यारा पेपर बना है, एंजॉय करेंगे आप। मैं सिलेबस बता देता हूँ, और पेपर कैसे बनाया है ये भी बता देता हूँ, कहाँ से बनाया है ये भी बता देता हूँ। तो सुनो, पेपर एनसीईआरटी को सामने रखा गया है, उसकी एक एक लाइन पढ़ी गई है, उससे एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है और उसको रखा गया है, ताकि ये तो पता चले। इस बात चेक करना चाहता हूँ कि जो मैं पेज नंबर लिखाता हूँ केवल आप लिख भी रहे हो कि घर जाके पढ़ भी रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यही पूछने जा रहा हूँ कि जैसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? समझ में आई नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ टेस्ट देता है या नहीं देता है? इसी को मतलब तो ठीक है, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पायरीडीन इन एसिटाइलेशन रिएक्शन? तो ऐसे ऐसे चीजों को निकाला गया है, ऐसे चीजों को निकाला गया है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तीनों बोल दिया, मतलब 3 लाइन लिख दिया मैंने, कहीं सॉल्युबल कहीं इनसॉल्युबल, समझ रहे ना? साथ में उसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको भी फोकस किया गया है। कुल मिलाकर कॉपी तो फोकस रहती है, कॉपी में तो पूरा एनसीईआरटी चल रहा है। तो इस बार मैं देखना चाहूंगा कि रियल में चैंपियन कौन है केमिस्ट्री का, रियल में वो चैंपियन कौन है जो एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चल रहा है। समझ आया? तो कौन चैलेंज दे रहा है कि हम ऑर्गेनिक और करेक्ट करेंगे? कोशिश करेंगे, तो चैलेंज नहीं, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। और मुझे इस बार 2 तरह के बच्चों की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा जिसने ऑर्गेनिक और करेक्ट किया, दूसरा ऐसा जिसने ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। समझ में आई नहीं है? और करेक्ट में भी सारे अटेम्प्ट हो, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको अभी यही से पता चल जाएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, यहीं से पता चल जाएगा। कैसे ध्यान समझना, अगर मैंने आपको अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ाया, तो मैंने कहा जाके एनसीईआरटी में पढ़ना। कितने लोगों ने पढ़ा? वेरी गुड, बेहतरीन। तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था जो आपका डाउट होना चाहिए था, इथेनॉलिक अमोनिया, है ना? इथेनॉलिक अमोनिया। सर एक बात बताओ, इथेनॉलिक क्यों लिखा उसमें? सर वो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आप बोल रहे हैं इंटीग्रेशन कैसा है? SN2 है। अगर SN2 है तो बताइए सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 का रेट कैसे बढ़ा सकता है? आपने तो बोला था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना ही नहीं था। मैंने वहां बोला था व्हेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ब्रैकेट में लिखा था एनाइनिक एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया? तो यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी SN2 का रेट बढ़ा सकते हैं? यस, बढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी ने एक शब्द लिखा इथेनॉलिक अमोनिया और बढ़ गया आगे। कह रहा समझना तो अच्छी बात, ना समझना तो उससे भी अच्छी बात, हम तो निकल रहे नहीं, मास्टर समझ लेना। तो इसका एक पूरा डिटेल्ड भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक थोड़ा सा मैं रफ बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान समझना। अगर SN2 रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका न्यूट्रल हो, क्या हो? रिएक्टेंट आपका न्यूट्रल हो, मेरी बात ध्यान समझना। अगर SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टेंट आपका न्यूट्रल हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 की रेट बढ़ा देते हैं। समझने का प्रयास करना। फॉर एग्जांपल, हमने आपके सामने लिखा CH3I प्लस अमोनिया, क्या बनेगा बेटा? बताओ। इसने किया अटैक, 1 टूटा खटैक, क्या बन गया बेटा? बताओ। क्या? CH3 डैश 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 डैश, बोलो, है ना? यहाँ क्या आएगा? NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा? आयन, हाँ, यहाँ क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या जाएगा? निगेटिव चार्ज। बनेगा नहीं बेटा? अरे बोलो,
पार्शियल चार्ज बने कि नहीं बने बेटा? यहाँ क्या बन जाए? निगेटिव चार्ज। ये बना कि नहीं बना? ये क्या बन गया आपके सामने? TS। और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बना आपके सामने बताओ? क्या CH3 NH3 प्लस और I माइनस अलग हो गया कि नहीं हो गया? क्या रिएक्टेंट आपका कैसा है? न्यूट्रल है। रिएक्टेंट कैसा है? न्यूट्रल है। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। अगर हम बात करते हैं तो ये देखो बेटा, ये आपके सामने है, यहां पर ये एनर्जी एक्सिस है, यहां रिएक्शन चल रहा है। दिस इज द CH3I प्लस अमोनिया। यहां पे TS बना दिया, H3N पे पॉजिटिव चार्ज डैश 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 CH3 डैश 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 I माइनस TS हो गया। और यहां पे क्या बन गया? CH3NH3 प्लस और हो गया I माइनस। समझ आएंगे? अब समझना, ध्यान सब समझने का प्रयास करेगा। जब अगर हम आपसे बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेंगे? सॉल्वेशन। अब सुनो ध्यान से, बताओ क्या ये न्यूट्रल है? तो इसमें क्या है? लोन पेयर। क्या ये चार्ज है? और क्या यहाँ पे भी चार्ज है? अब इसको भूल जाओ। इन दोनों में बताओ ज्यादा चार्ज कौन है? रिएक्टेंट की TS? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा, और जिसका सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा ही रिलीज होगी। यानी इसका सॉल्वेशन कम, इसका सॉल्वेशन ज्यादा। तो इसका सॉल्वेशन कम होगा लेकिन एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या होगा? मान लो एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी बेटा? अगर रिलीज हो रही तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? कम। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी यहाँ एनर्जी ज्यादा कम होगी। यानी कुल मिलाकर जो अब आपका एक्सिस बन रहा है, ये बन रहा है नया आफ्टर सॉल्वेशन। यहाँ भी कम हुआ है आफ्टर सॉल्वेशन। अब बताओ सॉल्वेशन के बाद जो आपके सामने एक्टिवेशन एनर्जी थी और जो अब एक्टिवेशन एनर्जी है, ये EA1 है, ये EA2 है। बताओ कम कौन है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या आपके सामने समझ आ रहा है कि जब 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 क्या बोला? रिएक्टेंट कैसा हो? न्यूट्रल हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। बस एक स्टेटमेंट से लिखा है इथेनॉलिक अमोनिया। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ आई नहीं आई? लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस इतना आपको मैंने बता दिया। इसलिए जब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो जनरली किसकी बात करते हैं? एनायनिक। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? कितने लोग समझ आ गए? इजी था। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हेडिंग डालिए, सिलेबस हम बता रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में EAR से, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर EAR से, जहां हमने लिखवाया था क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वहां से लेके NSR कंप्लीट। NSR कंप्लीट। साथ में आपको होमवर्क एक्सरसाइज 1 में, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज उसमें लिखे हुए हैं, NSR समथिंग लिखा है नहीं, एक्सरसाइज 1 में अप टू NSR सारे क्वेश्चन आपके क्या है? होमवर्क। पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं होमवर्क। एक्सरसाइज 1 का 2 दिन का समय है। एक्सरसाइज 1 का क्या करना है आपको? अप टू NSR सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और डाउट आए तो हमसे पूछना है। आगे बढ़ जाऊं? यस। अगला है डालो एसिड हैलाइड। मार्शल वाइट बुक में एक चैप्टर ही है सॉल्वेंट के ऊपर, उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, और बाकी इसमें तो बुक्स ही अलग अलग आती हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाई। तो बेटा ध्यान समझना, एसिड हैलाइड की बात करने जा रहे हैं। ये हमारे सामने है CH3COCl एसिड क्लोराइड। अब हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं 1 इक्विवेलेंट CH3MgBr। ध्यान सुनो, 1 इक्विवेलेंट CH3MgBr। सभी लोग इधर ध्यान सुनो। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या मान लेंगे हम? CH3-, ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसने किया अटैक, 1 टूटा अटैक। मैकेनिज्म कौन सी चलेगी? SNAE। कैसा हो गया? SNAE। बताओ क्या करने वाले हो? CH3COCH3। किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन। नाम क्या है? एसीटोन। साइड प्रोडक्ट बनता है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। मेरी बात समझ आया? चलो साहब, लेकिन जब इसी में हमने ले लिया CH3MgBr, सब लिया तो आपने वही लिया।
वहां वन इक्विवेलेंट दिया था। तो यानी रिएक्शन यहां पर हुआ, रुक गया, उसके आगे हम नहीं गए। लेकिन यहां पर हम वन इक्विवेलेंट नहीं है, तो यानी रिएक्शन जब तक पॉसिबिलिटी है कराइए। बेटा ध्यान सुनना, क्या यहाँ पर CH3 माइनस दिया कि नहीं दिया? इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, घटाए। मैकेनिज्म कौन सी चलेगी यहाँ पर भी? SNAE। तो सुनो बेटा, अब क्या बना यहाँ पे? CH3 COCH3 का फॉर्मेशन हुआ। बोलो क्या बन गया बेटा आपके सामने? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। लेकिन क्या अभी भी पिक्चर में CH3MgBr है क्या? अभी पिक्चर में CH3MgBr। तो बेटा यहां से क्या आएगा? CH3 माइनस। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा, घटाए। यहां पर जो मैकेनिज्म चलेगी कौन सी चलेगी? MAR, क्योंकि कैसे हैं? पुअर लिविंग, ये बाहर निकल ही नहीं सकते। तो बेटा जो आपके सामने बना CH3 O पर माइनस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, आप MgBr लगा भी सकते हो। फिर करा दिया हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस। क्या बन गया बेटा? CH3COH CH3 and CH3 फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। आप बनाना चाह रहे थे क्या? कीटोन। आप बनाना चाह रहे थे क्या? कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन बताओ काम की चीज बनी कि बेकार चीज बन गई? अरे बेटा काम की बेकार की चीज। बस देख लिया सर, हमको तो मिल गया ना, बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। बेटा ये काम की चीज नहीं है, नुकसान करती है। मेरी बात ध्यान समझना। यानी कहने का मतलब है कि हमें बनाना था प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड, लेकिन हम प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बना रहे, साथ में कचरा भी हमें बनता जा रहा है, रिएक्शन आगे बढ़ गया। तो फिर कैसे बने? सर बना तो रहे थे आप ऊपर, कैसे? सर वन इक्विवेलेंट ले लो। अच्छा वन इक्विवेलेंट लेना बहुत आसान है क्या? वन इक्विवेलेंट नाप के एक रखो है, ऐसे कर पाओगे कितनी आसानी से? कोई एक ऐसा तरीका निकालो ना कि हमें इक्विवेलेंट का टेंशन ही ना हो, हम अपना बाल्टी भर कर डाल दे और मैंने कीटोन यूज किया, रिएक्शन ही ना हो। अरे बोलो ना। तो यानी इस प्रॉब्लम में आया कि हम प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना चाहते थे, लेकिन प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड बन नहीं सका, तो आपको एक तरीका निकालना पड़ेगा। तो अगला है जो कि हम लोग हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड। अरे मेरी बात याद सुनो, मैंने बोला नहीं कि बच्चा लिखना शुरू कर देता है। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड, मेरी बात ध्यान समझना। यानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विथ R2CD, दैट इज डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम। और ये बेटा मुझे ऐसा फील होता है, अभी तक आया नहीं है, ऐसा अब फील होने लगा है, पक्का आएगा। नीट में नहीं आया तो माइनर में आएगा, लेकिन पक्का आएगा। समझ में आएगा नहीं आया? तो ये क्या है? रिएक्शन विथ R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिए। अब ये हमारे सामने है RMgS, इसकी रिएक्शन कराई हमने CdCl2 के साथ। तो यहां फॉर्मेशन किसका हो जाता है? R2CD। NCERT में दे रखा है रिएक्शन, प्लस कुछ और भी बनाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। R2CD ये बन गया डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बन गया? डाई एल्काइल कैडमियम। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? हाँ। क्या ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? हाँ। क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हो? हाँ भाई हाँ। ये कैसे कर दिया आपने? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तभी बनेगा जब बनने वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पहले वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सर कैसे एक्सप्लेन करिए? हमने कहा बताओ, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड और कैडमियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कैडमियम वाला। क्यों है? हाई फाई वाले, डी ब्लॉक वाले है ना, और हाई फाई वाले स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेरी बात समझ आई है? तो बताओ कार्बन मैग्नीशियम और कार्बन CD में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ज्यादा स्टेबल बॉन्ड। तो क्या हुआ? सीधे रिएक्शन आगे चलाएगी। अरे बोलो ना। यानी बोल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने बना दिया, या बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हमने मोर स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना दिया, डी ब्लॉक वाले।
क्या मेरी बात समझ नहीं है? चलो साहब, अब क्या होगा, इधर देखो रिएक्शन वापस से कराने जा रहे हैं। CH3COCl की रिएक्शन करा दी हमने R2CD के साथ। R2CD के साथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो सोर्स ऑफ आर माइनस ने किया, अटैक बॉन्ड टूटा, अटैक क्या बन गया, CH3COR। क्या कीटोन का फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस जो बच गया उसको लिखने की जरूरत है भी नहीं, हमें तो मेन इसकी बात। और ये तब प्योर कीटोन बनता है। तो मजाक कर रखा है आपने, मैं क्यों प्योर कीटोन बनता है? आपकी मर्जी से बन जाएगा। हमने कहा बोलना क्या चाहते हो सर? आप शायद भूल गए, आपने 1 इक्विवेलेंट नहीं लिया है, आपने भी R2CD और भी है। और बेटा R माइनस निकलेगा, करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक मिलेगा बेटा लो। सर मजाक बना रखा है आपने, मैं क्यों? जब आपका मन करता है, जब आपका मन करता है आप रिएक्शन करा देते हो, जब आपका मन करता है तो रिएक्शन लिख देते हो। आपको याद इसलिए आप लिख देते हो। हम कैसे सोचेंगे एग्जाम में? हम कैसे सोचेंगे एग्जाम में? हमने कहा बेटा ठंड रख, मैं समझा रहा हूं। बताओ बेटा, ये ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? इसलिए रिएक्शन नहीं कर पा रहे। फिर ये क्यों की बात होगी? उनका सुनो मेरी बात। तो सर यहां भी तो कम रिएक्टिव है, फिर रिएक्शन कैसे कर जाएगा? भाई तुम नहीं सोच रहे हो, ये एसिड क्लोराइड नहीं है, ये किंग ऑफ SNE है। खाली एसिड क्लोराइड मत बोलना, किंग ऑफ SNE है। अब मैं थोड़ा इसको देसी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं। ये RNGS मोर रिएक्टिव, R माइनस देगा बाल्टी भर के, क्या देगा? बाल्टी भर के। R2CD कम रिएक्टिव, R माइनस देगा चम्मच भर के, बाल्टी भर के, चम्मच भर के। किंग के दरबार में दोनों हाजिर हुए, दोनों को झुकना पड़ेगा। किंग है भाई, कौन? किंग ऑफ SNE। किंग के दरबार में चाहे बाल्टी आवे चाहे चम्मच आए, सब किंग का ही होता है। अरे बोलो, क्योंकि यहाँ पे इकलौता ऐसा एसिड हैलाइड होता है, मतलब ऐसा एसिड डेरिवेटिव होता है जो कि एसिड हैलाइड होता है जहां से sp2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज पड़ता है। अरे बोलो, क्यों? यहीं पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। इसलिए चाहे बाल्टी भर के आवे चाहे चम्मच भर के आवे, रिएक्शन तो हो जाना है। इसे तो बुलाया किंग ऑफ SNE। बन गया क्या? कीटोन बन गया क्या? कीटोन। अब यहाँ पे प्लस आई लगने के कारण पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, sp2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम, बहुत कम हो गई। अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई और सामने से भी एक कम रिएक्टिव वाला है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ये कह रहा है मेरा रिएक्शन करने का मन नहीं है, अगर तेरे को रिएक्शन करना है तो तू मेरे पास आ। R2CD कह रहा है हम भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तेरे को अगर रिएक्शन करना है तो मेरे पास आ। दोनों कहते तू मेरे पास आ, मेरे पास आ, दोनों जा, रिएक्शन ही नहीं होता। यहां पर ये कहता है भाई मैं कम रिएक्टिव हूं, मैं रिएक्शन कैसे करूं? RNGS कहता है मैं हूं ना दोस्त, बाल्टी भर कर आ रहा हूं मैं तेरे पास, और तो रिएक्शन कर जाता है। मेरी बात समझ नहीं आया? यानी ये भी लेस रिएक्टिव, ये भी लेस रिएक्टिव, दोनों मरिया, दोनों मरिया। क्या मेरी बात समझ में आया? इससे प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। तो सर केवल R2CD ले सकते हैं क्या? अरे भाई कोई भी ले सकते हो, तुम डी ब्लॉक के दूसरे ले सकते हो, तुम वो ले सकते हो, गिलमान रिएजेंट बताया था, कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ा ना। RLI एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से तुमने दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या बनाया था? R2CuLi। क्यों बन गया था वो? क्योंकि वो RLI ज्यादा रिएक्टिव था और डी ब्लॉक वाला आ गया कम रिएक्टिव, यानी ज्यादा स्टेबल, इसलिए बन गया था। आप R2CuLi भी ले सकते हो। क्या मेरी बात सुनाया? कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने में हम क्या यूज करते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, R2CD। इज इट क्लियर? तो बना लीजिए। ये आपको NCERT पेज नंबर 363 पर दे रखा है। NCERT पेज नंबर 363 पर आप इसको देखिए, क्लास 12 NCERT। एकदम फील देके पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये बात याद रखना, इसलिए पढ़ते जाओ। ये पढ़ो, वो तो कई जगह ऐसे है, वो तो मैं समझा रहा हूँ, इस मेथड में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूं तब जवाब दे दोगे क्या? ये देखो CH3COCl प्लस C2H5 होल ट्वाइस CD। बोलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ये क्या देगा?
C2H5 माइनस में किया, अटैक, बॉन्ड टूटा, हटाए, क्या बन गया CH3CO C2H5 प्लस 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 का मतलब की बात C2H5 CdCl क्या कीटोन बन गया कि नहीं बन गया, रिएक्शन आगे बढ़ेगा कि प्योर हो गया। यानी जब हमें आपसे कीटोन के रिएक्शन कराने होंगे तो हम यहाँ से क्यों रिएक्शन नहीं करेंगे, मैं रिएक्शन यहाँ से बढ़ाऊंगा ना। क्या बात क्लियर होगी नहीं होगी, ताकि पहले जान तो लो कि तुम R2CD का रिएक्शन जान रहे हो या नहीं। लिख लिया, आराम से लिखो, मेरे करने का मतलब है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन जो भी हम लोग पढ़ेंगे, बेटा पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। इंग्लिश को भी थोड़ा सा अच्छा करो, पढ़ेंगे का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। क्या बेटा तुम्हें देख के भी लगता है। शिष्टाचार की किताब कब पढ़ी थी? शिष्टाचार नैतिक शिक्षा कब पढ़ी थी? बचपन में पढ़ी हुई, तो भूल गए। किताब हमारे सिलेबस में पढ़ के नहीं जाते थे। आगे पता था कि आगे सिर्फ से पढ़ाई देंगे नैतिक शिक्षा। अरे वाह बेटा, भविष्य देख लिया था तुमने अपना, एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। हाँ सर, देख लिया था, भविष्य एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कल जो मेडिकल कॉलेज मिलता है उससे अच्छा अगला मिलने वाला हो, है कि नहीं बेटा? क्योंकि जब शेर एक कदम पीछे बढ़ाता है ना तो 4 कदम के बारे में सोचता है वो। ये बात याद रखिए, उसको मत समझना कि पीछे जा रहा है। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो ना। चलिए अगला रिएक्शन लेके आते हैं, लिख लिया। अब आपको आने वाले टेस्ट में जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा? क्या आपने देखा, उसको कुछ सीखने को मिला आपको? बेटा जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, कितनी आसानी से 600 प्लस नंबर मिल रहा है। ये मैंने कई स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे। मैंने वो है YouTube पर है 27 मिनट का वीडियो मैंने किया, जो कि मेरी क्लास में समय नहीं मिल पाता है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो उसमें मैंने कैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें 3 राउंड्स में। पहला राउंड क्या है, दूसरा राउंड क्या है, तीसरा राउंड क्या है, इस पर आधारित मैंने कल ही एक YouTube पर 9:30 बजे रात में वीडियो रिलीज हुआ है। तो उसको हर एक बच्चा देखे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका नंबर इंक्रीज होगा, पक्का होगा। हाँ, जिसके ऑलरेडी 650 के ऊपर नंबर, उसमें मैंने बोला भी है कि अगर आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, अगर आपके 650 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। लेकिन अगर आप पढ़कर जा रहे हैं और पढ़ने के बावजूद क्या हो रहा है, नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर छूट जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो उसके लिए हम क्या सोच सकते हैं? तो उसके लिए आप उसको देखिए, ठीक है बेटा, आपके फायदेमंद के लिए होगा, ठीक है। मैंने आपको लिंक भेज दूंगा, देख लेना। अनअकैडमी हिंदी चैनल करके उस पर रिलीज हुआ है। क्या हो, बहुत सारे चैनल है उनके, बहुत सारे चैनल हैं, किसी न किसी चैनल में कुछ ना कुछ रिलीज होते रहते हैं। और हर चैनल वाला मुझे कॉल करता है कि आप इस पे कुछ बोल दो।
नहीं, ये बात सही है। और मैं भी ठीक है, सबके पास हर तरह के हिंदी इंग्लिश माध्यम सभी स्टूडेंट्स के साथ पहुंचना चाहिए कि नहीं बेटा? ये सब आपका प्यार है जो हम वहाँ बोल पाते हैं, ठीक है ना? आइए, सही बात बोली, उसमें जलवा है हमारा, क्योंकि इनके सर का है सबको सहारा। आ जाओ, वापस आ जाओ। हेडिंग डालो, एस्ट्रीफिकेशन। आज एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कृपया इसको बड़े ध्यान से समझना। आज आप कुछ नया सीखोगे। एस्ट्रीफिकेशन, दैट इज, दिस इज कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड SNAE, एसिड कैटेलाइज्ड SNAE, एस्ट्रीफिकेशन। मेरी बात बड़े ध्यान समझना, सुनो। पहले हम पानी पूरा लो, तो लिख लो बोर्ड पे जो लिखना। दीपांश बेटा छूट गया था क्या कल सुबह? चलो, तो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 337 एंड 381 337 एंड 381 पर आ सकते हैं। दोनों जगह दे रखा है, इसलिए बेटा 337 एंड 381। टेस्ट में इंक्लूडेड है बेटा, ये सब जो पढ़ा रहा हूं। LSR कंप्लीट मतलब इंक्लूडेड है, इसलिए क्लास में इस तरह से पढ़िए कि क्लास में याद हो जाए। और मैं कुछ कोशिश भी यही करूंगा। अब सुनना, कुछ बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। कभी एसिड को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, और जब किडनैप करते हैं तो -i की सीरीज बन जाती है। फ्री हो, सुनो एसिड, हेलो, और वहां टैप हो। लेकिन आज बच्चों ने कहा कि ये जो एसिड है ना, ये बहुत बोलता है कि अल्कोहल खराब चीज है, अल्कोहल खराब चीज है, लीवर डैमेज करता है। मेरी बात सुनो, तो बच्चों ने आज कहा कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं एसिड को अल्कोहल पिलाकर रखूंगा। और देखो बच्चों ने कोशिश करी। प्लीज सुनना ध्यान से, इस कहानी के थ्रू मैं इस मैकेनिज्म के या इस रिएक्शन के सार में जाना चाहूंगा। उससे क्या होता है, बच्चों को चीजें याद हो जाएगी। सुनना, तो बेटा ये देखो, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा खासा एसिड बैठा हुआ है। बच्चों ने कहा ना ना, आज तो आपको अल्कोहल लेना ही पड़ेगा। इधर देखो बेटा, आज तो आपको अल्कोहल लेना ही पड़ेगा। भाई इधर देखो, अब क्या हुआ, एसिड के सामने अल्कोहल। बच्चों ने कहा सर प्लीज। सर ने कहा ना ना, उसूल होते, लेकिन बच्चे ने भी आज ठान रखी है। कभी कभी बालहट बहुत खतरनाक होती है। बच्चों ने भी ठान लिया, आज तो एसिड पे अल्कोहल पिला कर रखें। कोशिश तो बहुत करी, लेकिन बेटा जानते हो बच्चे सफल नहीं हो पाए। भाई मैं जो सिखाता हूं मैं नहीं कर सकता, और अपने होश में तो एकदम नहीं। तो जब मैंने बोला अपने होश में एकदम नहीं, तो बच्चों ने कहा अच्छा, यानी बेहोश करना पड़ेगा, यानी इसको बेहोश करना पड़ेगा। भले बेहोश हो जाए, ना पी पाए, हम ड्रिप के द्वारा डाल देंगे, लेकिन आज तो अल्कोहल दे के रहेंगे। अब क्या हुआ, एसिड होश में है, नहीं पिला सकते इसको अल्कोहल। तो बच्चों ने क्या किया, उसको हिप्नोटाइज किया जाए। हिप्नोटाइज मतलब उसको सम्मोहित किया जाए, बेहोश किया जाए। तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी। क्या कैटलिस्ट, यानी ये रिएक्शन कैसे होता है, एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड समझना ध्यान से। तो उन्होंने क्या ले लिया, H+, या फिर क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, या फिर क्या ले लिया उन्होंने, ड्राई HCl ले लिया, या फिर क्या ले लिया, HCl गैस। सारे कोशिश कर डाली उन्होंने, क्या इसको हिप्नोटाइज करेंगे। अब एसिड होश में नहीं है, सुनो मेरी बात। अब एसिड होश में नहीं है, उसे नहीं पता कि अल्कोहल लगी क्या है। और आज बच्चे कामयाब हो गए। आज एसिड होश में नहीं है। एसिड क्या करता था, H+ देता था। एसिड की फितरत क्या थी, H+ देने की। लेकिन आज वो होश नहीं है, और वो H+ ना देके आज बेहोशी की हालत में OH दे बैठा। क्या दे बैठा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन है, एक ही जगह है जहां तुम एसिड को अल्कोहल के साथ देखोगे। आज वो होश में नहीं है, इसलिए आज यही रिएक्शन है जहां वो बेहोश हो गया। आज वो H+ की जगह OH दे बैठा। क्या करा दिया तुमने एसिड से? तो क्या बना, अगर मान लो इसको हमने 3 लिख दिया,
इसको आइसोटोपिक कर दिया तो क्या आपके सामने RCOOR, क्या ये 3 हो गया, 3 हो गया, और प्लस बाहर क्या निकल गया, पानी। क्या निकल गया, पानी। क्या एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। जनरली आपने देखा है कि अगर कोई पर्सन एल्कोहलिक होता है और वो पड़ोस से गुजर जाए, अजीब सी दुर्गंध आती है, अजीब सी दुर्गंध आती है, वहां से जाने का मन करता है। और कहीं कोई लिफ्ट से निकला हो, थोड़ी देर बाद तुम एंट्री करो तो अजीब सा पता नहीं है, स्थिति बड़ी खराब होती है। लेकिन आज तुमने एल्कोहल किसको पिलाया है, एसिड। तो दूसरे और एसिड में तो डिफरेंस है। तो एक एसिड जब एल्कोहल के साथ है तो आज दुर्गंध नहीं बेटा, बहुत ही फ्रूटी स्मेल आएगी। कैसी आएगी, फ्रूटी स्मेल आएगी। ध्यान सुनो कैसा है, बात को समझो कैसा आया, फ्रूटी स्मेल आया। यानी कहने का मतलब है कि जब एसिड एल्कोहल के साथ होता है, बेटी बात समझना, जब एसिड एल्कोहल के साथ होता है तो दुर्गंध नहीं आती बल्कि फ्रूटी स्मेल आती है। और अगर स्मेल फ्रूटी आई है तो फिर एक पीओसी बन गया। क्या बन गया, पीओसी। अब बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना, वो आपसे पूछेगा कि बताओ जब एसिड को एल्कोहल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी स्मेल आती है, फ्रूटी। क्या बनने के कारण, एस्टर। फ्रूटी स्मेल आने का मतलब क्या हो गया, एस्टर। X plus Y is equal to fruity smell, then what is X, Y and Z? Fruity smell, X, Y एसिड एल्कोहल, फ्रूटी स्मेल क्या हो गया, एस्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? इतनी कहानी सुनाने के पीछे का मतलब समझ में आया? अब आज आपके समझ में आया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड प्लस एल्कोहल रिएक्शन, हाँ जी कि ना जी? क्या कराना पड़ेगा, एसिड कैटेलाइज कराना पड़ेगा, अरे है ना। बल्कि रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए थोड़ा सा हीट भी लेना पड़ता है, अरे है ना। अब बताओ मेरे ध्यान सुनना, तो क्या एसिड कैटेलाइज कराना पड़ेगा, चाहे प्लस ले लो, चाहे H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, चाहे ट्राइएसिड ले लो, चाहे HCl गैस ले लो। आज एसिड ने एल्कोहल, लेकिन आज वो होश में, आज H देने की जगह बैठा है ना, और क्या बन गया, एस्टर। इसमें कैसा आया, फ्रूटी। कितना आसान तैयार कर, अब तो भूल नहीं पाओगे, अब तो इसको भूल नहीं पाओगे कि बच्चा हमेशा भूल सकता कि H दे क्यों H दे। वो मैं बाद में भी समझाऊंगा कि वो H क्यों है, अपन मैकेनिज्म से भी समझाएंगे, लेकिन तुम तो वैसे याद रखना यहाँ एसिड होश में H की जगह। जब एस्टरिफिकेशन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ट्राइएसियल या HCl गैस के साथ कराते हैं तो इसका नाम होता है क्या, फिशर एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसे हम लोग फिशर एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं, FISCHER, फिशर एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर हमने बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया कि CH3COOH एसिटिक एसिड की रिएक्शन C2H5OH इथेनॉल जो कि आइसोटोपिक है के साथ कराया जाता है, उसने केवल H+ लिख दिया, हीट लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। क्या तुम जवाब देने तैयार हो? यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्योंकि आज एसिड, इसलिए यहाँ से OH, यहाँ से H। अब एक तुम्हारी कहानी तुम्हारे ग्रे मैटर में जा चुकी है। डायरेक्ट लिखे होते तुम शायद गलत कर देते, अब तुमसे गलती नहीं होगी। तो बेटा ध्यान सुनना, क्या बन गया, CH3COOC2H5, कौन सा बना रे, H3, और क्या हो गया, पानी अलग हो गया। क्या है, तो मेरी बात सुन जाएंगे? तो इसको लिखो, फिर हम इसकी मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। एनर्जी जाके वापस आती वही मुझे रजाइश करती है, समझा करो थोड़ा सा। लगातार मेरी क्लास चल रही है, बिना गैर ये क्या अगली क्लास में आपका एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग बैच में 15 मिनट का बचा हुआ है आज, 15 मिनट का आज बचा हुआ है।
मतलब उनका कल एलिमिनेशन आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज उनकी 2 क्लास तक थी। आप सबसे आगे थे, मैंने कहा था ना कि आप थोड़ी देर के लिए सबसे आगे हो। तो जैसे मैंने उनको ये बोला ना कि वो इवनिंग वाले बैच जो है वो 4थे नंबर से सीधे पहले नंबर पे होगा। जानते हो मेरा रिएक्शन क्या रहा? सर कल हम एक्स्ट्रा क्लास में आ रहे हैं, और ऐसा बोलते ही कल उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगी। तो आज उनकी 2 क्लास एक एक्स्ट्रा तो ऐसे मिल गई थी मुझे, सर हमसे तो 11 बजे सर मॉर्निंग में, तो एक एक्स्ट्रा तो ऐसे मिल गई, ऊपर से कल एक्स्ट्रा एक और आ रहे हैं, तो कल उनका एलिमिनेशन भी खत्म हो गया। मतलब 2 लेक्चर का एलिमिनेशन है आसाम का, उसके बाद स्टार्ट करने की है साहब फिर रिडॉक्स चैप्टर वाइज क्या चल रहा है? जो पेज नंबर दे रहा हूं चैप्टर वाइज नहीं है क्या? बेटा दिमाग से निकाल देना, वो मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं कि थोड़ी सी मैकेनिज्म पढ़ा दे फिर चैप्टर वाइज चला रहा हूं ना, मैं मैकेनिज्म नहीं चैप्टर वाइज चला रहा हूं। अच्छा 2 तरीके 3 तरीके से पढ़ाए जाते हैं, कितना तरीका अपना है। आपका एनसीईआरटी हर पेज नंबर दे रहा हूं तो चैप्टर वाइज के लिए ही दे रहा हूं, चैप्टर वाइज वाली बात छोड़ दो, वो खाली चैप्टर वाइज चलेगा। कुछ रिएक्शन जो कि हमने कवर नहीं किए हुआ है, नेम रिएक्शन हमें वहीं पे उसमें यहाँ बता दिया, जो बच जाएंगे वो लास्ट में साथ बता देंगे। जैसे एल्कोहल है, टेरिजारो है, हाफ ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये कुछ रिएक्शन बच जाएंगे। मतलब ये समझ लो कि नेम रिएक्शन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन वो लास्ट वाले चैप्टर छोड़ के उनको छोड़ के 98% केमिस्ट्री निकल। और आप एक टास्क और देने जा रहा हूं, तैयार हैं? टास्क ये है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपके 11th में है और इंसाफ पुलिस सर आपको इकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐसा हजारों वर्षों में कभी कभी होता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं आपको। इससे पहले 2019 में उन्होंने साथ पढ़ाया था, तो उनको मैंने पीडीएफ दिया था अपने केमिस्ट्री का, उन्होंने पूरा देखा था। उसमें से 2-3 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी टॉपिक आपकी बायो में कवर होती है। तो अब आपको क्या करना है, सर अभी जितने दिन पढ़ा रहे हैं, जितने दिन और सर अगर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि अब आपको इस टेस्ट में तो नहीं, अगले टेस्ट में इंक्लूडेड होगा, लेकिन आपको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है क्लास 11 की एनसीईआरटी का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको पढ़ने लगना है, क्योंकि उसमें भी वही चीजें हैं। ग्रीन हाउस गैसेज उसमें भी है, बीओडी उसमें भी है, सीओडी उसमें भी है, पॉल्यूशन उसमें भी है, सब कुछ यही से चलने वाला है। समझ में आए? तो साथ में पढ़ लो, कभी थोड़े एक साथ तैयार हो जाए। तो ये हम आपको आज से होमवर्क दे रहे हैं, 1 हफ्ते का टेस्ट के बाद 1 हफ्ते का समय, टेस्ट अभी नहीं दे रहा हूँ, प्रेशर नहीं हो, टेस्ट के बाद 1 हफ्ते का समय, ठीक है? आप उसको कंप्लीट करना है। बाकी उसमें स्वच्छ भारत अभियान क्या है, एसडीएम, यूएसडीएम, जीवो से हम बता दें, ठीक है? जो उसमें नहीं है, तुम्हारी इकोलॉजी में जो नहीं है वो मैं बताऊंगा, जो इकोलॉजी में कॉमन है वो तुम वहीं से पढ़ो, ठीक है? आइए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने लिख लिया होगा मैकेनिज्म, बहुत ध्यान समझ लो। चलिए स्टार्ट करें। चलो लिसन किया, आइए इसी की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। बेटा इधर सुनो, मैकेनिज्म आप लिखवाओगे। एनसीईआरटी ने पूरे आधा पेज इसको डेडिकेट किया है मैकेनिज्म को। सुनना, इसी की मैकेनिज्म हम लोग लिखने जा रहे हैं। आइए लिखवाइए। ये है एसिटिक एसिड, इधर देखो ना, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। आपको पता है CO बॉन्ड है कि नहीं बेटा? बोलो, अरे बोलो, ये CO बॉन्ड है और साथ में आप देख सकते हो क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलो, तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन। अरे बता चुके ना चीजें, तो क्या करना, ये है H+, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ये कैसा डीलोकलाइज, ये कैसा लोकलाइज, कर दो प्रोटोनेशन। और क्या बन जाता, CH3COH और हो गया OH, यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्या मोर रिएक्टिव हो चुका है? बोलो, ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है। अब हमने यहाँ पर से क्या ले लिया,
C2H5OH कौन सा वाला? 18 वाला। अरे बोलो, ये लोन पेयर इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक, क्या बन गया? CH3, C यहाँ क्या आया? OH, यहाँ क्या आया? OH, यहाँ क्या आ गया? O, ये H और ये क्या हो गया? C2H5, लोन पेयर शेयर किया है, चार्ज पॉजिटिव और ये 18 वाला। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा भी हो सकता है कि यही बाहर निकल जाए। अरे बोलो, अगर ये बाहर निकल गया तो क्या रिएक्शन पीछे चला जाएगा? बोलो बोलो, इससे क्या ये बॉन्ड बनाएगा, ये बाहर निकल जाएगा? बोलो, रिएक्शन कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो ये भी तो संभावना है कि ये अपना H+ देंगे और ये H+ इन दोनों OH में से किसी एक OH के द्वारा ट्रैप कर दिया जाए, किसी एक OH के द्वारा ट्रैप कर दिया जाए। मेरी बात समझ आया? इसे बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। इस प्रोसेस का नाम दे दिया हमने, क्या बेटा? बोलो, दिस इज द प्रोटॉन ट्रांसफर। इधर देखो, ये आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ ये जो है H+ जो है वो किसने ले लिया? इस OH ने ले लिया, ट्रैप कर दिया। अब क्या आपके सामने बना? ध्यान सुनो, CH3COH, ये क्या बन गया? OH2+ और ये क्या बन गया? OC2H5, कौन सा वाला? 18 वाला। क्या अब ये लिविंग ग्रुप बन गया? अरे बोलो, ये क्या है? लोन पेयर। ये लिविंग ग्रुप निकलेगा और यहाँ बना लेगा बॉन्ड, यहाँ बना लेगा बॉन्ड। बताओ ना क्या बना आपके सामने? क्या आप देख सकते हो? CH3COH चार्ज पॉजिटिव, यहाँ क्या जाएगा? OC2H5, निकल क्या चुका है? पानी। क्या निकल चुका है? पानी। ये कौन सा हो गया? 18 वाला। इससे ये एस्टर है प्रोटोनेटेड फॉर्म में, क्या? तो इसका नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एस्टर। क्या बन गया बेटा? प्रोटोनेटेड एस्टर। वापस से क्या होगा? ये न्यूट्रल होने के लिए क्या निकाल देगा बेटा? बोलो, H+। बोलो ना, ये हो गया H+ निकल गया यहाँ से। क्या बना था जी? CH3COOC2H5, कौन सा वाला? 18 वाला। किसका फॉर्मेशन हो गया? एस्टर का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को देखोगे तो आप क्या देख पा रहे हो? H+ लगा था, H+ निकल गया, क्या यूज एज ए कैटलिस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यूज एज ए कैटलिस्ट हो रहा है। अरे बोल दो ना। अच्छा, दूसरी बात सुनो, आज तुम इस रिएक्शन को देख के समझ में आएगा कि एसिड ने OH क्यों दिया था। एसिड ने OH कैसे दिया? क्या ये वाला OH यही है? क्या ये वाला OH यही है? क्या ये वाला OH यही है? क्या वो वाला OH यही है? तो क्या वो गुड लिविंग ग्रुप बन के निकला है कि नहीं निकला है? वो गुड लिविंग ग्रुप बन के निकलता। अब समझ में आया OH कैसे दिया उसने? अरे बोल दो ना। चलो मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कर लो। पूरी की पूरी प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल। कैसी है? रिवर्सिबल। इधर ध्यान सुनना, अगर तुमने अल्कोहल एक्सेस में लिया तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। अरे बोलो, और अगर तुमने इसमें पानी डाल दिया तो रिएक्शन किधर चला जाएगा? क्योंकि बाई प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? पानी। बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? पानी। इसलिए देखो यहाँ पर कैसे ले गया? ड्राई HCl या HCl गैस दिया। क्या मेरी बात समझ में आया? कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया गया। मेरी बात क्लियर हो रहा है? क्योंकि साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? पानी। पानी डाल लो रिएक्शन किधर चला जाएगा? पीछे। इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। उल्टा जाओगे, इधर जाओगे तो एस्टरिफिकेशन कहलाएगा, इधर से जाओगे तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होगा। यानी एस्टर को वापस से तोड़ देंगे किसमें? एसिड एंड अल्कोहल। यहां तक के मैकेनिज्म से क्या समझ में आया कि ये दो पार्ट एस्टर को बनाते हैं। ये वाला पार्ट कहां से आया है? ये आया है अल्कोहल से। ये वाला पार्ट कहां से आया है? ये आया है एसिड से। यानी ये जो पार्ट बना है, वापस से मुझे एस्टर से क्या बनाना हुआ? एसिड एंड अल्कोहल। तो क्या इस बॉन्ड को तोड़ दें? यहाँ H और OH जोड़ दें? या आप वापस से देख सकते हो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। क्या ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? वालों बोलो, है ना? फिर पानी कर देगा अटैक। क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और सीधा से रिएक्शन पीछे चला जाएगा और वो एसिड और अल्कोहल। तो इधर कुछ नहीं, रिवर्सिबल। ये देखो, मैं चल रहा हूं, अगर इसको एस्टरिफिकेशन कह रहे हैं तो इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कह रहे हैं। यही तो है ना? मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो साहब, अगर मैंने प्रश्न पूछता हूं, देखता हूं कौन सा ब्रेन है यहाँ पे। अगर मैंने इसको कर दिया होता 18 और इसको कर दिया होता नॉर्मल, तो बताओ 18 कहां जाता? कैसे पता चल गया आपको? अरे बोलो,
बताओ वापस से, अगर इसको 18 कर दिया होता, इसको 18 कर दिया होता, तो वो 18 कहां होता? अरे बोलो ना, बोलो। -1। गुड गुड, मैंने कहा ना ब्रेन लगाना है। और ये ऐसे नहीं पता चलेगा, अगर मैंने केवल यही ट्रिक बता दिया होता ना तो आप यही बनाते। अब आपको मैकेनिज्म एक चीज समझाएगा। मैकेनिज्म तो इंपॉर्टेंट यही तो होता है कि अगर क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आया तो वही बच्चा कर पाएगा जो मैकेनिज्म जानता है, अदरवाइज कर ही नहीं पाएगा। हमेशा बता दिया जाता है बेटा यहाँ से पानी निकाल दो, प्रोडक्ट बना लो, खाता लो, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। अगर मैंने इसको किया होता 18, अगर इसको किया हुआ 18 तो ये 18 होता, तो ये 18 होता। अब यहां देखो, जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ये H+ इसके द्वारा भी ट्रैप किया जा सकता है और इसके द्वारा भी ट्रैप किया जा सकता है। मेरी बात ध्यान समझना। अगर इसके द्वारा ट्रैप हुआ होता तो ये पानी बन के निकलता कि नहीं निकलता? तो 18 वाला पानी में जाता। लेकिन अगर इसने ट्रैप किया, हमने थोड़ी ना बोला कि हमने उसमें क्या बोला, जब पढ़ाते समय बोला कि बताओ प्रोटोनेशन या तो इसका भी हो सकता है या इसका, मान लिया इसका हुआ, उसमें ये बोला था मैंने। लेकिन अगर प्रोटोनेशन इसका होता तो पानी बन के निकलता कि नहीं? तो 18 रह जाता कि नहीं रह जाता? तो 18 किसके साथ चला जाता है? एस्टर के साथ। यानी अगर एसिड के OH वाले को अगर हमने आइसोटोपिक किया तो दोनों एस्टर बनने की संभावना है। बताओ, आइसोटोपिक वाला भी विदाउट आइसोटोपिक वाला। आप समझ में आया? दिस इज द रूल ऑफ मैकेनिज्म। रिएक्शन को ट्विस्ट, मतलब थोड़ा सा भी ट्विस्ट लेके आए, अगर आप मैकेनिज्म जानते हो तो जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। लेकिन हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मजाक हुआ तो जवाब आप देने के लिए कौन सा ऐसा चीज बता दिया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या मेरी बात क्लियर हो गया? जब पूरा एनसीईआरटी इस पूरे मैकेनिज्म को लिख रहा है तो हमको एक थोड़ा चीज पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न और आता है, पूछो क्या? कि रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन। मेरी बात ध्यान सुनना, हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज reactivity for acidification proportional to, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या एसिड पर एल्कोहल ने टक्कर मारा है? टक्कर हुआ है, टक्कर हुआ है, टक्कर होकर रिएक्शन आगे बढ़ा है। और जब टक्कर होकर रिएक्शन बढ़ता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आ जाता है। कौन आता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आ जाता है। और जब टक्कर मार रहे हैं तो दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आता है। यानी अगर एल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, अगर इसके अल्काइल पार्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर एसिड में ज्यादा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यानी अपन बोल सकते हैं रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बेटा बोलो? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किसका किसका देख सकते हैं बेटा? एसिड का भी और एल्कोहल का। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि दोनों का ही स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आना चाहिए? हमने कहा इसके लिए उन्होंने चेक किया। कैसे किया जाता है रिएक्शन? ध्यान सुनना, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। पहले उन्होंने एसिड को कांस्टेंट कर लिया और डिफरेंट एल्कोहल ले लिए। स्टेरिक हिंड्रेंस, एल्काइल में ब्रांचिंग, अरे बोलो ना, इसको कांस्टेंट किया, एल्कोहल को बदलते गए, तब देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। ब्रांचिंग बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा था। तो इससे एक स्टेटमेंट लिख दिया कि हाँ एल्कोहल का स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आ रहा है। फिर लोगों ने देखा कि क्या एसिड का भी स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो इस बार क्या किया होगा बताओ उन्होंने? एल्कोहल को कांस्टेंट रखकर एसिड में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया, ब्रांचिंग कर दी। तब भी देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? स्लो। तो पता चला कि भाई ये दोनों का ही दोनों के टक्कर से क्या हो रहा है रिएक्शन, यानी रेट लॉ में दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं एस्टरिफिकेशन की एक मैकेनिज्म हमने आपको केवल बताई है। कितनी मैकेनिज्म? नंबर ऑफ मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन, नंबर ऑफ मैकेनिज्म अलग अलग तरह के, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट, इसलिए कहीं अगर आप इधर उधर से सुन के आइएगा तो उसके बारे में बात मत करिएगा। अरे बोलो, ध्यान सुनना इधर। अरे रुक जाओ, यानी पर बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी फॉर एल्कोहल, फॉर एल्कोहल when क्या लिखेंगे? एसिड इज सेम, एसिड को सेम कर दिया। तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? CH3। फिर कौन सा होगा? 1 डिग्री आ रहा है। फिर कौन सा होगा? 2 डिग्री आ रहा है। फिर कौन सा होगा? 3 डिग्री आ रहा है।
समझ आएगी? फिर आया रिएक्टिविटी फॉर एसिड, फॉर एसिड बोलो बोलो, व्हेन अल्कोहल इज सेम, व्हेन अल्कोहल इज सेम, बताओ आंसर क्या जाएगा? क्या हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। अरे बोलो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड। बात में HCOOH। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके बाद क्या आया? CH3COOH। बोलो क्या इसके बाद हम कुछ भी पढ़ सकते हैं? CH3CH। आप समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है CH3C। ब्रांचिंग बढ़ने से, ब्रांचिंग एल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग बढ़ने से क्या रिएक्टिविटी कम हो रही कि नहीं हो रही? बेटा अगर हम आपसे चर्चा करें तो अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। मैं कुछ नया नहीं लिखवा रहा, मैंने ऑलरेडी बता रखा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये पता है कि ये पार्ट कहां से आ रहा है, ये पार्ट कहां से आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3COOC2H518 वाला, और मैंने बोल दिया ये ले लिया H3O+ हाइड्रोलाइसिस। जवाब दे दोगे क्या? मैकेनिज्म की बात लिखना चाहते हो तो आप इसी मैकेनिज्म को उल्टा लिख लेना, आ गया आंसर। लेकिन हमें उसमें जाना, हमें तो मेरा तरीका पता चल चुका है कि बताओ इस बॉन्ड को तोड़ दो, क्योंकि ये पार्ट अल्कोहल से आता है, ये पार्ट एसिड। तो एसिड से आता है, इधर लिखो HO, इधर लिख दो H। बन गया नहीं हो गया? बताओ क्या बन गया आपके सामने? CH3COOH प्लस 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 C2H5OH। कौन सा वाला? क्या क्लियर हो गया? क्या बन गया आपके सामने? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। लेकिन अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज, इसे बोलते हैं बेटा क्या? दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। क्या होता है सैपोनिफिकेशन? दैट इज सोप फॉर्मेशन। क्या हो गया? सोप फॉर्मेशन। मेरी बात ध्यान समझना। अरे कुछ नहीं है रे, जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बन रहा है? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एल्कलाइन से क्या बनेगा? सॉल्ट। अगर सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा? RCOO- बनेगा कि नहीं बनेगा? यही सॉल्ट, और इसी को क्या बोलते हैं? समझ में? यानी जो एस्टर की एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है, दुनिया के सारे एस्टर एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाते हैं? सैपोनिफिकेशन। क्या करते हैं? सैपोनिफिकेशन। क्या इस मेरी बात क्लियर हो रही है? यहाँ तो कोई डाउट कि नहीं डाउट? बना समझ में आया? हाँ, कोई डाउट ना? दोनों लिख लिया? इसको आगे करें? इसको आगे करें क्या? अरे इसको बताओ, इसको लिखना भी पहले ये लिखना था, फिर ये लिखना था। हाँ तो वो लिखो ना, इसको आगे चलो। सर मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट थे, सुबह लेट से आए थे, क्लास छूट गई थी। कितने सिंसियर है, सुबह क्लास छूट जाती है, सब क्लास करने आते हैं। यूट्यूब चैनल जिंदाबाद, सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं।
वाइट शर्ट वाला जो क्लास है बेटा वो क्लास के लिए थोड़ी कहीं मिलेगी। कभी कभी माइक बंद करके जो वहां को सुलटाते हैं वहां थोड़ी मिलेगा, है कि नहीं? उसे बोलते हैं ना सब्जी में मसाला, मसाला तो गायब वहां से। तुम बस अपनी सोच मेज तक ही रखना, सुबह उठे खाना है, रात को सो जाना, फिर सुबह उठ के खाना है, सबसे पैदा खा ही रहे हो। पढ़ लो बेटा, मेज से बाहर निकल के देखो, मेडिकल कॉलेज का मेज इंतजार कर रहा है तुम्हारा। इस मेज से तुम थोड़ा मोह कम करो, तब उस मेज से मोह बढ़ेगा। समझ में आया? ये प्रीमियम कैसे जाएगा, मेंटेन होगा। चलो इसका मतलब है क्या बोल, परेशान क्यों? थोड़ा तेज लिखो बेटा, नहीं तो फिर पेशेंट का हालत क्या हो सकता है। नहीं तो वैसे 4 पेन लेके यहाँ बैठे होंगे, पर सोचते होगी कि आपकी वाला पेन क्या, उसी में 10 सेकंड खत्म कर देती हूँ। मतलब एक ऐसा सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या समथिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें क्लास ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें स्पीड का भी नंबर होना चाहिए। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक पेपर ऐसा होना चाहिए जिस स्पीड का नंबर होना चाहिए, स्पीड विथ राइटिंग। उन्हें क्या करना चाहिए कि एक पेपर ऐसा होता है, कुछ करना नहीं है, बच्चे को एक लिटरेचर दे देना है क्वेश्चन पेपर, उसको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, एक हिंदी इंग्लिश कम से कम 2 उसको दे देना चाहिए, 4 पेज पेपर में जो भी है टाइम ड्यूरेशन बनाना चाहिए। और उसी टाइम ड्यूरेशन में जैसे कि मान लो आधे घंटे का पेपर हो गया मात्र, अब आधे घंटे में कौन कितना लिख पाता है, वो लाइन काउंट करके उसको नंबर देना चाहिए उसके हिसाब से, प्लस कितना लिख पाया, प्लस राइटिंग भी इंक्लूड करो। तो अगर ऐसे को सिनेरियो को ला दिया जाए ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिखने में लग जाएंगे लोग तेज और राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तो है चलो नहीं ये सही है, मैं बात करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात। बनारस जाऊंगा तो वहाँ पे बात करूंगा, बनारस के सांसद जी से बात करूंगा। अरे जब मैं वाराणसी में था तो सुना हुआ था। आगे बढ़ जाए। नहीं वो तो छोड़ दो बेटा, क्या करोगे, जो आज फैज ने बोल दिया कि आप आगे कर दो, क्योंकि आज था क्लास का वो। पिंटू आया है, वो आपका फोन नहीं कर सकते, सब पिंटू आया है। चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं तुम तब तक जवाब दोगे उसका? चलो एक लाइन ही लिख दे रहा हूँ इसी के।
PHCOOH प्लस C2H5OH, यहाँ ले लिया H प्लस और हीट, बताओ जवाब क्या आएगा? ये लिख दिया, बताओ क्या आएगा? ये आ गया 18 वाला। यहाँ से क्या ले जाओगे? यहाँ से क्या ले जाओगे? H। जवाब दो। PHCOO CO तो इसका आया, बताओ ना, CO तो इसका आ गया ना, अब इससे क्या जाओगे? O C2H5, कौन सा वाला? H3 वाला। अलग कौन हो गया? पानी। क्या बात करोगे? यही बनेगा नहीं बनेगा? दिस इज द आसान की बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। स्टॉप राइटिंग। सुनो, ये 3 रिएक्शन है, इसमें तीसरा रिएक्शन को इंपॉर्टेंट करो। 2023, ठीक है? सुना जाए तो आप ये देख सकते हैं कि ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं मिथेनॉल, फिनॉल, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। ब्रीडिंग का रोल आपको बता रखा है तरीका से, बहुत की पॉइंट, बहुत आसानी से 2 तरीके समझाएंगे। पहली बात बताओ, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? हाइड्रोक्सी, क्या है? हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? एसिड। हाइड्रोक्सी और एसिड आएंगे तो क्या होगा? एस्टरिफिकेशन। क्या होगा? एस्टरिफिकेशन ही तो चल रहा ना, H2SO4 भी दे रखा है वहां पे, बोलो ना, एस्टरिफिकेशन। यानी एस्टरिफिकेशन में क्या करोगे? यहां से क्या निकालोगे? और यहां से बताओ बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे? ये आपके सामने यहाँ आ गया, क्या ये आएगा? OH, ये आया COOCH3। सैलिसिलिक एसिड का एस्टर बना है सैलिसलेट। सैलिसिलिक एसिड का एस्टर बना है सैलिसलेट। एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जो जुड़ा है वो मिथाइल है, तो नाम क्या हो गया? मिथाइल सैलिसिलेट, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयडेक्स में यूज होता है, हाँ, ध्यान समझना। इसके बाद यहां पर जो क्या है, ये क्या है आपके सामने? यहां से क्या जाएगा बेटा? H, यहां से हाइड्रोक्सी एसिड, एस्टरिफिकेशन। क्या बना बेटा? ध्यान से, ये आपके सामने यहाँ पे क्या है बेटा? ये है OH, यहाँ क्या है? COOPH, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट, इसे बोलते हैं सैलॉल। क्या बोलते हैं? सैलॉल। एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। कैसे होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। इज इट क्लियर? अगला सुनो, ये था न्यूक्लियोफाइल, ये था इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किससे भिड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किससे भिड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। पोलर पाई बॉन्ड रहे, ये है इलेक्ट्रोफाइल। भिड़ेगा किससे? न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल ये वाला है। दिमाग, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से भिड़ा, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से भिड़ा। ये क्या था? न्यूक्लियोफाइल भिड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल भिड़ा, ये क्या है? भिड़ेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? यानी अब तुम समझ जाओ रिएक्शन कहां से होने वाला है, यहां से।
एसिटाइलेशन, स्कूटर पर बाहुबली रिएक्शन, स्कॉट एंड बाउमन रिएक्शन बताया था ना। तो ये जो रिएक्शन है इसके कौन से रिएक्शन है? SBR, स्कॉट एंड बाउमन रिएक्शन। ऊपर वाला कौन सा था? एस्टरीफिकेशन। ये आपके कौन से हैं? दिस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। देखो सब पूरा एकदम अच्छे से बता रहा हूं आपको। ये है एस्टरीफिकेशन। बताओ यहां से क्या होगा? इसने किया अटैक, ये निकल गया खटैक, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा। अरे बोलो, कुछ भी ले सकते हो। प्रोडक्ट क्या बन रहा आपके सामने? क्या आपके सामने यहाँ पर क्या है? इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ है O, ये क्या आएगा? CO, और यहाँ क्या लग गया बेटा? ये CH3। दिस इज कॉल्ड एज एस्पिरिन। दिस इज कॉल्ड एज एस्पिरिन। एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड में तुमने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया है। नाम क्या हो गया? एसिटाइल। हम पहले ही बता चुके हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हमने जब आईपीएससी पढ़ाया था तो इसके बारे में बहुत सारी बातें करी थी। और भी नाम बताया था इसका। क्या नाम है? 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या 2 एसिटॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। वहां उसको हमने यूजेस भी बताए थे। यूजेस बोलो बोलो। क्या ये आपका एंटीपायरेटिक होता है? क्या एंटीपायरेटिक का मतलब क्या? रिड्यूस टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक। क्या ये आपका एनाल्जेसिक होता है? क्या ये आपका एनाल्जेसिक भी होता है? अरे बोलो, एनाल्जेसिक भी होता है। क्या आपका ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है? क्या एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। ये प्लेटलेट के कोगुलेशन को रोकता है, एंटी प्लेटलेट कोगुलेशन भी होता है। ये आर्थराइटिस के पेशेंट को भी दिया जाता है। अरे बोलो, लेकिन ये अल्सर भी कॉज कर देता है। अरे बोलो, इसे हम लोग बोलते हैं वंडर ड्रग। क्या बोलते हैं? वंडर। इसको बोला गया है, ड्रग की दुनिया में बोला गया है वंडर ड्रग। ये बहुत सारे काम में यूज होता है। बात क्लियर हो गया? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, हम इस क्वेश्चन को ना एग्जाम में यहां से पूछ सकते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे सर। यहां से मतलब कार्बन से। कार्बन पर और कैल्शियम की रिएक्शन करके पहले बना दिया कैल्शियम कार्बाइड। अभी चीजें आपको पढ़ानी बाकी है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो सुने। ये सब चीज आप कर सकोगे बाद में। कार्बन की कैल्शियम की रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटिलीन, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन चल रहा है। एसिटिलीन, रेड हॉट आयरन ट्यूब, बेंजीन पर B2O5 की रिएक्शन कराएंगे लेस टेम्परेचर पे, फिनॉल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है? B2O5 का फिनॉल। फिनॉल से बना लेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्या बना लेंगे? सैलिसिलिक एसिड। अरे बोलो, जब हम आपको पढ़ाएंगे राइमर टाइमर रिएक्शन, उसकी आगे की बात करेंगे, तो जब CCl4 लेते हैं या कोलबी स्मिथ रिएक्शन लेते हैं, जब CO2 लेते हैं तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड से बना लेंगे एस्पिरिन। और वहां कार्बन से स्टार्ट करके यहां पहुंचाएंगे और ये भी नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे बनने वाला जो कंपाउंड है उसका यूज क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। ये सब चीजें आप करोगे तो ऐसे चट कर जाओगे। अच्छा, याद करने का तरीका सुनो। अब हम और की पॉइंट सुनो। ऐसा सुनो, हाइड्रोक्सी को एसिड से भिड़ाओ, एसिड को हाइड्रोक्सी से भिड़ाओ। करता हूं। हाइड्रोक्सी को एसिड से भिड़ाया, हाइड्रोक्सी को एसिड से भिड़ाया, और एसिड नहीं तो एसिड डेरिवेटिव है ना, हाइड्रोक्सी से भिड़ाओ। करता हूं। हाइड्रोक्सी को एसिड से भिड़ाओ, हाइड्रोक्सी को एसिड से भिड़ाओ, एसिड को एसिड डेरिवेटिव को हाइड्रोक्सी से भिड़ाओ। खाता हूं। और कुछ है नहीं इसमें। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो बोलो। बना नो डाउट, नो डाउट। ये भी आपका प्रोसेस जो है। अच्छा बताओ, क्या ये एस्टर नहीं बन रहा है? क्या नहीं, क्या एस्टर नहीं बन रहा है? क्या ये भी तो एस्टिफिकेशन है ना, ये भी तो एस्टिफिकेशन है ना। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर केवल एसिड और एल्कोहल में एस्टिफिकेशन है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 338 पर जाकर देखना, एनसीईआरटी पेज नंबर 338 पर जाकर देखना, वहां पर क्या लिखा हुआ है। सिंपल से एस्टिफिकेशन हेडिंग पड़ी हुई है, और वहां पर देखना कि जब आप एल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन किससे, एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन कराई जा रही है, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे बोलो ना,
दिस इज आल्सो क्या, एस्ट्रिफिकेशन। अरे बोलो ना, दिस इज आल्सो फॉर्मेशन क्या, एस्ट्रिफिकेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? पेज नंबर 338 पर जाकर देखिएगा। यहाँ पे कोई डाउट की नो डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ जाए। हाँ साहब, ऐसा कैसे कर लेते हो? टाइम का पता नहीं चला आज तो, ये लगातार कंटिन्यूअस क्लास है, अभी भी टाइम का पता नहीं चला। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था, एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा तुमने आज। लग रहा लगातार चौथी क्लास हमारी पहली है। आराम से बच्चा। अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड में यानी साथ पढ़ना है, SNAR, उसके बाद करेंगे। अभी एरोमेटिक कंपाउंड बाकी है क्या? हैं? हैं? ना 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 ना, एक लेक्चर भी नहीं आज के बाद, आज के बाद एक लेक्चर भी नहीं, क्योंकि बस खत्म है थोड़ा। इसके बाद बस खाली 2 रिएक्शन और पढ़ाने हैं, ये खत्म। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आएगा SNAR में, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, फिर भी थोड़ा सा समझाने में समय लगता है, इसलिए चीज़ें समझाने वाली खत्म करनी चाहिए तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में एलिमिनेशन हेडिंग पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। और एलिमिनेशन बड़ा टॉपिक नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक तो निकाल लिया हमने, क्या? NSR। तो अपनी अल्टरनेट क्लास चल रही है अदरवाइज अब तक तो बहुत कुछ खत्म हो गया होगा। अब तो लास्ट चल रहा है। चलिए स्टूडेंट, सारी एस्ट्रिफिकेशन हमने यहाँ पे आपको समझाई। नाउ कम टू द एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, ध्यान सुनो। हेडिंग डालिए एसिटाइलेशन, यहीं पे बता देते हैं बेटा, एसिटाइलेशन। जो कि बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे ना बेटा, तो इसको खाली बोल के निकलेंगे, ध्यान सुनना। एसिटाइलेशन कैसे, क्या नाम, कैसे हो नाम, गाना कैसा चल रहा है, जाते हो कि नहीं? कभी कभी सुनते हो लेकिन ना। अब बेटा ये है ROH, एल्कोहल, एल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, बता ध्यान सुना। ये है CH3COCl, या ले लिया मैंने क्या, Ac2। क्या है Ac2? एसिटिक एनहाइड। अरे इतना तो लिख सकता हूं ना। अब ध्यान सुनो, अब तुम समझ रहे हो, सबका रोल समझ रहे हो जो मैंने लिखा है। होगा क्या, ये करेगा अटैक, Cl माइनस निकल जाएगा खटक, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ROCOCH3। क्या एसिटाइलेशन हो गया कि नहीं गया? और निकल क्या गया बेटा, बोलो, HCl निकल गया। देखो प्रीडिंग ने उसको अपने साथ रख लिया। अच्छा सुनो, अगर आप इसकी जर्नी देखते हो तो इसकी जर्नी में क्या चेंज हुआ, आप देखो कि H को हटाकर क्या COCH3 लगा है कि नहीं? H को हटाया गया है, COCH3 लगाया गया है। तो यानी आपने देखा यहां से H हटा है और COCH3 लगा है, COCH3 लगा है। चलो क्या चेंज देखो, क्या जब H गया है
तो मॉलिक्यूलर मास 1 से कम हुआ है कि नहीं हुआ है? और CH3CO यानी COCH3 आया है तो मॉलिक्यूलर मास 43 से बढ़ा है। 43 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर मैंने पूछा नेट नेट क्या ख्याल है, बताओ बताओ कितने से मास बढ़ा है, बोलो। क्या 42 से इसका ओवरऑल मास बढ़ा है? यानी कहने का मतलब एक बार एसिटाइलेशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ जाता है? 42 से। 42 से मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा ये क्या है? RNH2 प्राइमरी अमाइन। ये हमें प्राइमरी अमाइन है और हमने यहां पर वही है प्रोसेस कौन सा? एसिटाइलेशन। तो डायरेक्ट क्या बनने वाला है? क्या RNH H निकला होगा और आगे क्या लग गया होगा? तब तो COCH3। अरे वही सारा प्रोसेस है ना बेटा। तो बताओ यहां से यहां की जर्नी में मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ा है? 42 से। बोलो वही है। एक हाइड्रोजन यहां से गया है कि नहीं गया बेटा? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय COCH3 एसिटाइल ग्रुप। यानी अपन यहां पर बोल सकते हैं कि on one acetylation molecular mass increased by 42। याद होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जनरल दिमाग लगा बैठो, उसने CH3COCl क्रिएशन ही नहीं कराई, उसने C2H5COCl से करा दी, तब तो उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू बदलनी पड़ेगी। लेकिन जनरली वो क्या लिख कर देगा? एसिटाइलेशन ही लिख कर देगा। क्या लिख कर देगा? एसिटाइलेशन। अब सुनो कैसे इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ध्यान सुना, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका कराते हैं क्या? एसिटाइलेशन। इसका मॉलिक्यूलर मास जो था वो 180 ग्राम था और एसिटाइलेशन कराने के बाद जो बनता है कंपाउंड प्रोडक्ट P बनता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 390 ग्राम होता है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इन कंपाउंड A। बता दोगे? कैसे बेटा? ये तो न्यूमेरिकल हो गया, कैसे करोगे? हमें एक चीज पता है कि बताओ एसिटाइलेशन हुआ है यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ा है। अब बताओ क्या करोगे? 390 में से कितना माइनस कर दिया? 180। कितना आया? 210 वाला नहीं आया। ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास कितने से बन गया? 210। और हमें पता है एक बार एसिटाइलेशन से 42, तो क्या 210 डिवाइडेड बाय 42 इक्वल टू 5 आया गया, यानी 5 NH2 ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का हम एसिटाइलेशन कराते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास 210 से बढ़ जाता है। ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए? 5। अरे 210 से बढ़ा कि नहीं वहां पे? अरे चाहे वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो चाहे वो एमाइन ग्रुप हो, H ही तो हट के क्या जुड़ रहा है? COCH3 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो क्या हम इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप क्या पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितना अच्छा न्यूमेरिकल बन गया आपको। इज इट क्लियर? बना ये ग्लूकोज मैंने बोल दिया बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड होगी। एंजॉय कर रहे हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? इधर वाला होगा बेटा, एकदम एक एक लाइन कॉपी की पढ़ जाना, कुछ छोड़ा नहीं है मास्टर ने। बहुत दिल से पढ़ाया आपको, हर एक चीज लिखाया, इसलिए कॉपी को ही एकदम अच्छे से कर जाओ। जितनी बार रिवाइज कर सकते, शॉर्ट नोट्स को ना रिवाइज करो।
अब एक छोटा सा टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से चल रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम लोग पढ़ ही क्या रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हम लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 382, जो कि हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। अभी जैसे मैं लिखूंगा आप लोग यहाँ से तो आप पढ़ा चुके हो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। रिएक्शन विथ अमोनिया CH3 COOH की रिएक्शन हमने कराई अमोनिया के साथ। बताओ बेटा, क्या पढ़ा चुके हम आपको? कहाँ पढ़ाया था? जब हाइमाइड बनाना सिखाया था। कहाँ कब पता? जब हाइड्रोलाइसिस का हमने साइनाइड का बताया था, उसी में इसको मिक्स किया था। समझा नहीं है? तो ये क्या, ये है आपका एसिड, ये क्या है आपका बेस, क्या बन जाएगा सॉल्ट। इधर सुनो, क्या H प्लस ले लेगा, ये क्या बनाएगा CH3 COO माइनस NH4 प्लस। अरे बोलो, किसका फॉर्मेशन हो गया बताओ, किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम एसीटेट। क्या नाम हो गया? अमोनियम। फिर हमने आपको बोला था कि इसको हीट कर दो बेटा, तो क्या निकाल देंगे? पानी। बोला था ट्रिक से निकालना, यहाँ से H2 यहाँ से O, क्या बन गया CH3 CONH2। इसे किस नाम से जानते हैं? एसीटामाइन। क्या बन गया बेटा? है एसीटामाइन। हमने यहाँ पे लिख दिया PHCOOH, और हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। यहाँ लिख दिया हमने NH3, यहाँ लिख दिया हीट। तो क्या डायरेक्ट अब यहाँ पहुंच जाओगे? NH3 से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा पहले। ये क्या है, ये कौन सा है? ये आपका एसिड कौन सा था? दिस इज द एसिटिक एसिड। अरे बोलो, दिस इज द एसिटिक एसिड। ये क्या है आपके सामने? दिस इज द बेंजोइक एसिड। तो पहले सॉल्ट बनाएगा, फिर हीट करके पानी निकाल देगा, तो क्या बना लेगा? PHCONH2। दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइन। कहाँ पे दे रखा है? एनसीईआरटी पेज नंबर 382 पर दे रखा है, जो कि हमने आपको बता दिया। अब इसी पर आधारित बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना पेज नंबर 383 पर दिया है, जिसको मैं हेडिंग के साथ बताया जा रहा हूं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ थैलेमाइड। हमें पता है कि ये बहुत प्राउड फील कराता है मुझे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, 2019 में क्वेश्चन आया, इसलिए प्राउड फील नहीं करा रहा है कि मैंने पढ़ाया इसलिए आया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं। प्राउड इसलिए फील कराया क्योंकि माइनर टेस्ट में क्वेश्चन कितने पूछते हैं? 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। उसमें चॉइस ऑफ क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? हमने उस बार इसी क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन फ्रेम कर दिया माइनर में, और जस्ट उसके बाद यही नीट में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। समझ ये आया, और इसका बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो आगे रिएक्शन से कोरिलेट करेंगे। तो आपके सामने जा रहा पेज नंबर 383। अब सुनना, प्रिपरेशन ऑफ थैला नहीं है, थैला अलग बात, थैली अलग बात, सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात। समझ आया क्या? ये याद रखना, डिफरेंस है थैला, थैली, सक्सीना, सक्सीनी। हाँ पहले ही बता था, थैला सक्सीना एसाइक्लिक होते हैं। ऐसे की पॉइंट सुनो, थैला सक्सीना एसाइक्लिक, थैली सक्सीनी साइक्लिक होते हैं। ऐसे याद रखो, समझ गए? अब सुनो ध्यान से। अब वो बच्चे लिखे जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। भारत सरकार अभी से नहीं वो कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही है। इधर आओ, हाँ इधर बेटा। ये आपके सामने जो हमने लिखा है COOH and COOH, इसे क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड लिखते हैं, पैथैलिक बोलते हैं थैलिक। अरे पी साइलेंट देख रहे हो बेटा? अब क्या हुआ, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराने जा रहे हैं? अमोनिया के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा? अमोनिया। जो लिखा हुआ उसी पेज नंबर पे आप, ठीक है ना? इसकी रिएक्शन हमने करा दी अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या बन जाएगा? सॉल्ट। क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्ट। क्या नाम हो गया? अमोनियम थैलेट। कैसे बनाओगे? इधर ध्यान सुनो, आपने आपके सामने बना ये CO O माइनस NH4 प्लस
NH4+। एकदम जो देखो वो आपके सामने लिखा से मुझे चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम थैलेट। क्या हो गया बेटा? अमोनियम थैलेट। इसके बाद हमने इसको कर दिया हीट, क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। H2O। H2O क्या बन गया बेटा? जो चीज आपके सामने बन रही है CONH2 एंड CONH2 क्या कहलाएगा? ये केवल थैला, एसाइक्लिक है थैला, अब बनेगी थैली। ध्यान समझना। अब क्या हुआ? वापस से हमने किया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सर स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यों किया आपने? इसलिए क्योंकि ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं बेटा? अच्छा रेजोनेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो अब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो यहाँ से NH2 और यहाँ से H निकल जाएगा। क्या निकल गया यहाँ से? अमोनिया। क्या साइक्लाइजेशन होने जा रहा है? साइक्लाइजेशन होने के बाद जो चीजें बन रही है, इधर देखो बेटा, ये जो आपके सामने बना है CO, ये है N, ये है H। अरे बोलो, अगर NH2H निकले तो बीच में क्या बनेगा? NH बचा कि नहीं बचा? इससे बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड थैली। मैं फिर थैला बोल रहा, दिस इज कॉल्ड थैली। अरे हमने पिछली क्लास में आपको जब बताया था, याद करो, जब सक्सीनिमाइड बोला तो बता CO NHCO, ये जो ग्रुप होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इमाइड। याद है क्या तुम्हें? CONHCO इमाइड है कि नहीं बेटा? तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड। सेम चीज वही बोला, ये पूरा यही लिख कर दिया था उसने और बोला था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो NCERT पेज नंबर 383 है। अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। NCERT तो कहीं और लिखता है, हम इसी थैलीमाइड से आगे के रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। बोलो है ना? तो बेटा ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए और एक्सरसाइज 1 के अनुसार के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, जबरदस्त रहो। केवल आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो एरोमेटिक हाइलाइट वाले, बाकी सारे हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।